इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि आज से लगभग 260 साल पहले भारत के एक अनजान से गांव में लड़ी गई सिर्फ एक लड़ाई ने आधुनिक इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया? जी हाँ, एक ऐसा दिन, एक ऐसी लड़ाई जिसने एक साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे 1760 में लड़ी गई सिर्फ एक लड़ाई ने भारत में एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी। आज हम वंडी वॉश की इसी निर्णायक लड़ाई की कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बड़ी तस्वीर देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा था। फिर कार्नेटिक के संघर्ष पर गौर करेंगे, दोनों तरफ के कमांडरों से मिलेंगे, उस निर्णायक लड़ाई की कहानी में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक नई शक्ति का उदय हुआ। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वांडीवाश की लड़ाई कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये असल में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे एक ग्लोबल युद्ध का हिस्सा थी, जिसे 7 इयर्स वॉर कहते हैं। और ये उसी वैश्विक युद्ध का एक बहुत ही जरूरी मोर्चा था जो भारत की जमीन पर लड़ा जा रहा था। मतलब ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था। लड़ाई तो भारत में हो रही थी, लेकिन इसके पीछे की असली लड़ाई यूरोप की दो महाशक्तियां लड़ रही थीं। दांव पर सिर्फ भारत नहीं था, बल्कि यह तय होना था कि पूरी दुनिया पर अगली सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के तौर पर कौन राज करेगा। अब जरा भारत के अंदर झांकते हैं। यहाँ पर मुख्य खिलाड़ी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी देस इंड्स। सोचिए, ये दो कंपनियां थीं जो दौलत और सत्ता के लिए एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं, और उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था कार्नेटिक का इलाका। और देखिए, दोनों कंपनियों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटिश कंपनी का मेन फोकस था बिजनेस, व्यापार पर कब्जा, और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नेवी, उनकी नौसेना। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी का जोर था जमीन पर अपना साम्राज्य बढ़ाने पर। इसके लिए वो स्थानीय राजाओं और नवाबों से गठबंधन करते थे। अब जब दो ताकतों के मकसद इतने अलग हों, तो जाहिर है कर्नाटक पर कब्जे के लिए एक महासंग्राम तो होना ही था। तो आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, 1756 में तीसरे कार्नेटिक युद्ध की आग भड़की। 2 साल बाद 1758 में फ्रांसीसी जनरल कॉम्टे दी लाली एक बड़ी सेना लेकर भारत पहुंचे, जिनका मकसद था अंग्रेजों को यहां से निकालना। लेकिन 1759 में अंग्रेजों ने मद्रास की एक बहुत ही अहम घेराबंदी को तोड़कर फ्रांसीसियों को बड़ा झटका दे दिया। और बस जनवरी 1760 तक माहौल ऐसा बन गया कि दोनों सेनाएं एक आखिरी आर या पार वाली लड़ाई के लिए तैयार थीं। अब आते हैं कहानी के दो सबसे अहम किरदारों पर, वो दो लोग जिनके फैसलों पर सब कुछ टिका था। एक तरफ थे बेहद होशियार और रणनीतिकार ब्रिटिश जनरल सर आयरे कूट, जो हर चाल बहुत सोच समझकर चलते थे। और दूसरी तरफ थे आक्रामक और थोड़े बेसब्र फ्रांसीसी जनरल कॉम्टे डी लाली। अब जरा मैदान पर दोनों की ताकत को तौलते हैं। फ्रांसीसियों के पास यूरोपीय सैनिक थोड़े ज्यादा थे, ये सच है, लेकिन ब्रिटिशों के पास स्थानीय सिपाहियों की एक बड़ी और कहीं ज्यादा अनुशासित फौज थी। पर असली फर्क जो गेम चेंजर साबित हुआ, वो था तोपखाना। अंग्रेजों की तोपें हल्की और फुर्तीली थी, जिन्हें तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। वहीं फ्रांसीसी तोपखाना भारी भरकम और धीमा था। ये छोटा सा अंतर लड़ाई में बहुत बड़ा साबित होने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया। 22 जनवरी 1760 वांडीवाश के मैदान पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था। सबको पता था कि आज जो भी होगा वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लड़ाई शुरू होते ही पहला बड़ा मोड़ आया। फ्रांसीसी घुड़सवारों ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन ब्रिटिश पैदल सेना वो टस से मस नहीं हुई। उन्होंने बिना घबराए एक साथ अनुशासित तरीके से गोलियों की ऐसी बौछार की कि हमला उन तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया। ये ब्रिटिश अनुशासन की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। और फिर किस्मत ने अपना पासा फेंका। एक आवारा ब्रिटिश रॉकेट हवा में लहराता हुआ सीधा फ्रांसीसी गोला बारूद के ढेर पर जा गिरा। एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने फ्रांसीसी खेमे में खलबली मचा दी और उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ये लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस धमाके और लड़ाई में 200 से ज्यादा सीनियर फ्रांसीसी अधिकारी या तो मारे गए या पकड़े गए, और इनमें उनका एक सबसे अहम कमांडर मार्क्विस डी बूसी भी शामिल था। सोचिए, फ्रांसीसी लीडरशिप की कमर ही टूट गई, और इस एक झटके से वो फिर कभी उभर ही नहीं पाए। तो इस एक जीत के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के अंजाम और उसकी विरासत को देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये सचमुच एक नए युग की शुरुआत थी।
फ्रांसीसी ताकत का पतन बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले हारी हुई सेना भागकर अपने गढ़ पौंडीचेरी में छिप गई। फिर सर आयरकूट ने एक-एक करके आसपास के सभी फ्रांसीसी किलों पर कब्जा कर लिया। इससे पौंडीचेरी पूरी तरह अकेला पड़ गया और बस 1 साल के अंदर ही भुखमरी और निराशा के कारण पौंडीचेरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ भारत में फ्रांसीसी कहानी का अंत हो गया। और इस लड़ाई की विरासत वो बहुत गहरी थी। इसने भारत में फ्रांसीसियों के हर सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसने दक्षिण भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल पत्थर की लकीर जैसा पक्का कर दिया। और सबसे जरूरी बात, इसने ब्रिटिश विस्तार को चुनौती देने वाले इकलौते यूरोपीय दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। यहीं से ब्रिटिश राज की नींव पड़नी शुरू हुई। इसे अगर एक लाइन में कहें तो वॉन्डेवॉश वो निर्णायक चोट थी जिसने ये तय कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप पर फ्रांस का नहीं बल्कि ब्रिटेन का राज होगा। बस एक लड़ाई ने दुनिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, अगर उस दिन वांडीवाश के मैदान पर फ्रांसीसी जीत जाते तो आज के भारत का इतिहास और शायद भूगोल भी कितना अलग होता। इस पर जरूर सोचिएगा।